हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 3 मई के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। मोटिवेशनल कोड है कि सिर्फ खड़े होकर के पानी देखने से आप नदी पार पार नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको नदी में उतरकर उसको तैरना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के आप जो है नदी पार कर सकते हैं। ये कोटेशन प्रसिद्ध है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया है या लिखा गया है। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सिडबी ने एमएसएमई के लिए कौन सी ऋण योजनाएं शुरू की हैं। कौन सी योजनाएं शुरू की हैं? तो वह है स्वास्थ्य और आरोग्य। ये दोनों योजनाएं ही सिडबी ने एमएसएमई के लिए जो है शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी, स्वास्थ्य और आरोग्य। इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि सिडबी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ ही एमएसएमई के लिए 2 ऋण उत्पाद लॉन्च किए हैं। 2 नए ऋण योजनाएं एमएसएमई द्वारा ऑक्सीजन, किसके लिए? ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सांद्रता, ऑक्सीमीटर और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति से संबंधित उत्पादों की सेवाओं के लिए वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करेंगी। अब इसमें एक स्वास्थ्य है, वो किस लिए है? तो स्वास्थ्य जो योजना है वो कोविड-19 की दूसरी जो लहर चल रही है के खिलाफ युद्ध में हेल्थ केयर, किसके? हेल्थ केयर क्षेत्र में सिडबी क्या करेगी? सहायता देगी। जो आरोग्य है ये भी कोविड-19 महामारी के दौरान पुनर्प्राप्ति और ऑर्गेनिक विकास के लिए एमएसएमई को सिडबी क्या करेगी? सहायता देगी। सिडबी के बारे में देख लेते हैं। जो सिडबी के वर्तमान सीएमडी हैं वह है एस रमन। कौन है? एस रमन है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी बैंक है, ज़्यादातर बैंक यानी कि 80 से 90% का मुख्यालय मुंबई में होता है, लेकिन ये सिडबी एक ऐसा बैंक है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या ट्राइफेड ने जनजातीय विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ट्राइफेड ने द लिंक फंड, किसके? द लिंक फंड के साथ समझौता किया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि भारत में आदिवासी और परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक सहयोगात्मक परियोजना जो है दल के लिए द लिंक फंड के साथ से एक समझौता ज्ञापन एएमयू में प्रवेश किया है, यानी कि हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना के तहत दोनों संगठन मिल करके काम करेंगे और आदिवासी विकास और रोजगार सृजन, आदिवासियों को उपज और उत्पादों में मूल्य वृद्धि के लिए सहायता प्रदान करेंगे। लघु उपज, एमएसपी उत्पादों और शिल्प विविधीकरण और कौशल प्रशिक्षण में मूल्य परिवर्धन की वृद्धि के लिए, मूल्य संवर्धन में दक्षता के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से और रोजगार सृजन में वृद्धि के लिए सतत आजीविका मूल्यवर्धन। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो उत्पाद है आदिवासियों के, उनके मूल्यवर्धन, उनकी सही कीमत मिल सके, एमएसपी मिल सके, उनको एक फिक्स प्राइस मिल सके, इसके लिए द लिंक के साथ ट्राइफेड ने समझौता किया। ठीक है, द लिंक फंड क्या है? द लिंक फंड एक जिनेवा स्विट्जरलैंड स्थित क्या है? एक परोपकारी परिसंचालन, नींव एवं और व्यवसायिक नेतृत्व फंड है जो अत्यधिक गरीबी उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मतलब ये स्विट्जरलैंड की एक संस्था है। ट्राइफेड के बारे में देख लेते हैं कि भारत में आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण के लिए काम करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक क्या है? एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, और ट्राइफेड का फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर नोट कर लें। क्या होता है ट्राइफेड? यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम्स में कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो वह है 1 मई। प्रतिवर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक
श्रम दिवस मई यानी कि मई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय, इसके अन्य नाम है मई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। हर साल 1 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन मजदूर वर्ग के संघर्ष, समर्पण और प्रतिबद्धता का जश्न मनाता है और कई देशों में वार्षिक सार्वजनिक अवकाश भी घोषित हो चुका है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कौन मनाता है? तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना जो है 1919 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के, वो गाय राइडर हैं। कौन है? गाय राइडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो वह हैं अमिताभ चौधरी। किसको नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, ये नियुक्ति से क्वेश्चन है, आईएमपी हो सकता है। आप इसको ज़रूर ध्यान रखें कि एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह है अमिताभ चौधरी। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि अमिताभ चौधरी को बैंक बोर्ड द्वारा 3 अधिक वर्षों के लिए निजी क्षेत्र में ऋणदाता एक्सिस बैंक के प्रबंधक, निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया, यानी इनको दोबारा नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल कितने? 3 वर्ष का होगा और कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर के 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा, यानी कि ये दूसरा नियुक्ति हुई है। अमिताभ चौधरी पहली बार 1 जनवरी 2019 को प्रभावी 31 दिसंबर 2021 तक की 3 साल की अवधि के लिए एक्सिस बैंक के प्रबंधक, निदेशक, एमडी और सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक्सिस बैंक का मुख्यालय देख लेते हैं। तो मुंबई में है और एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है काफ़ी आज का सबसे आईएमपी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्जाम्स में दिखेगा, आप इसको ज़रूर नोट डाउन करें कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है हरियाणा। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स किस राज्य ने? हरियाणा ने प्रारंभ की है। डिटेल देख लेते हैं कि देश भर में बढ़ती ऑक्सीजन की कमी के मद्देनज़र करनाल प्रशासन, कहाँ? वो भी हरियाणा में, कहाँ? करनाल जिला है, वहाँ पर ये प्रारंभ की गई है। तो हरियाणा में कोविड-19 महामारी और ऑक्सीजन संकट के खिलाफ लड़ाई में अस्पतालों की सहायता के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस पहल के तहत क्या होगा कि इसमें 100 ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा एक मोबाइल ऑक्सीजन बैंक नामक एक वाहन किसी भी ज़िले में, मतलब हर ज़िले में अस्पताल में पहुंचाता है जो इसकी तत्काल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यह राउंड क्लॉक सेवा क्षेत्र में विभिन्न अस्पतालों की मांगों को पूरा करने में सक्षम है। करनाल जिले के सभी अस्पतालों के लिए पहल 24/7 क्रियाशील रहेगी, यानी किसी भी टाइम आप इसको मंगवा सकते हैं। हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। वहाँ के अभी वर्तमान में सीएम जो हैं वह मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आईएमपी क्वेश्चन ही आपके लिए जाते हैं जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो आज का ये जो क्वेश्चन होगा कि ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय, ये पहला नहीं है, पहला उस टाइम पर चला था फ्रेंड्स जब पिछले वर्ष कोविड-19 के द्वारा जो फैला था और विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए अपने नौसेना के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था, वो फर्स्ट था। इस बार का जो चलाया जा रहा है वो ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय का संबंध किससे है? तो वह है ऑक्सीजन एक्सप्रेस को गति देना, यानी जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उनको ऑक्सीजन को तेज़ तीव्र गति से वहाँ तक पहुँचाने में मदद करना, ऑक्सीजन एक्सप्रेस को गति देने से संबंधित है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि 1 मिनट फ्रेंड्स, हम डिटेल है कि भारतीय नौसेना ने मौजूदा राष्ट्रीय मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ठीक है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस को गति प्रदान करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की खेप युद्धपोतों से लाई जाएगी और ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय
के हिस्से के रूप में 7 भारतीय नौसेना जहाज का कितने हैं 7 जहाज़ों को इसमें लगाया गया है, ठीक है। अर्थात कोलकाता, कोचीन, तलवार, टॉवर, त्रिकंड, जलस्व, एरावत को विभिन्न देशों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, फील्ड क्रायोजेनिक कंटेनर और संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट को पोत लदान के द्वारा तैनात किया गया है। आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार बहरीन से मनामा बंदरगाह पर मौजूद हैं और इनके जरिए 40 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन मुंबई लाई जाएगी। और बैंकॉक से आईएनएस जलाश्व और सिंगापुर से आईएनएस एरावत इसी मिशन पर हैं। और पिछले वर्ष नौसेना ने वंदे भारत मिशन के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था। फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान रखें कि पिछले बार जो चलाया गया था वो फर्स्ट था, ये द्वितीय था। तब मालदीव, श्रीलंका और ईरान में फंसे संकटग्रस्त 4000 भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाया गया था उस टाइम पर। तो इसलिए यह लोगों की मदद से संबंधित है, लोगों के कल्याण से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फ्रेंड्स, हर समस्या के समय हमारी जो सेना है हमारे साथ खड़ी होती है। ऐसे जवानों को सलाम करिए फ्रेंड्स और उनको सपोर्ट करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो सम्मान है वह किसको दिया गया या किसको सम्मानित किया गया है। जापान का 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं फ्रेंड्स, आप ज़रूर नोट करें कि 2 क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो आपको याद रखना है जापान का है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। और यह किसको मिला है इस बार, तो यह श्यामला गणेश को इस बार दिया गया है। डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड जापानी शिक्षक, ये कौन है श्यामला गणेश, शिक्षिका हैं, श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। श्यामला सेप्टुजेनेरियन संस्थान में एक जापानी शिक्षक हैं और आरटी नगर बेंगलुरु में इकाना के ओहारा स्कूल में भी कार्यरत हैं। उन्होंने 38 साल पहले स्थापना के बाद से सैकड़ों से अधिक छात्रों को पढ़ाया है। इकेबाना जापानी स्कूल की व्यवस्था की कला है। श्यामला ने अपने पति गणेश के साथ 1983 में बेंगलुरु में एक जापानी स्कूल शुरू की थी। और ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार जापान के सम्राट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 1875 में शुरू किया गया था, ये सन भी आप ध्यान रखें, 1875 में शुरू किया गया था। और यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियां, अपने क्षेत्र में प्रगति और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हों। तो इस बार का जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है वह श्यामला गणेश शिक्षिका को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल होने की घोषणा की है। तो वह कौन सा देश है नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल होने के लिए सऊदी अरब में इस बार घोषणा कर दी है। डिटेल देख लेते हैं कि सऊदी अरब ने हाल ही में घोषणा की है कि वह नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होगा। और इसमें पहले से कौन कौन है, तो इसमें से पहले हैं कनाडा, अमेरिका, कतर और नॉर्वे, ठीक है। पहले से इसमें 4 देश, आप नाम जरूर ध्यान रखें, कनाडा, अमेरिका, कतर और नॉर्वे, ठीक है, ये पहले से हैं। अभी 5वां देश जो है सऊदी अरब ने घोषणा कर दी है। फिर जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का समर्थन करने हेतु चर्चा के लिए तेल और गैस उत्पादों के लिए इस फोरम का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य व्यावहारिक युद्ध शून्य उत्सर्जन को विकसित करना है। साथ ही साथ यह वृत्ताकार कार्बन अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर भी कार्य करेगा। यह स्वच्छ ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ावा देगा। यह कार्बन कैप्चर और स्टोरेज प्रौद्योगिकी के विकास का समर्थन करेगा। सबसे ऊपर यह हाइड्रोकार्बन राजस्व पर निर्भरता से विविधता लाने की ओर अग्रसर होगा। यानी कि फ्रेंड्स, जलवायु पर कार्य करने के लिए यह नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम की शुरुआत की गई है और इसमें 5वां देश सऊदी अरब शामिल होने की घोषणा कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 संवाद यानी वार्ता के लिए सहमति हो गई है। तो वह कौन सा देश है, वह है रूस।
ठीक है। ऐसी वार्ता अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो चुकी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत रूस के साथ 2+2 वार्ता करने जा रहा है। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में 2+2 मंत्रिपरिषद संवाद स्थापित करने के लिए अहम सहमति व्यक्त की है। और रक्षा मंत्रियों और विदेश, ये जो 2+2 है यानी कि हमारे देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और दूसरे देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें क्या है, चर्चाएं करते हैं, आपस में संवाद करते हैं। ठीक है। भारत जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ, यानी इससे पहले भारत ने 3 देशों के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता संपन्न कर चुका है। और रूस ऐसा पहला गैर क्वाड देश होगा। कौन सा? क्वाड। ठीक है। क्वाड सदस्य है जिसके साथ भारत इस तरह के संवाद का आयोजन करेगा। 2021 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा करेंगे और इस शिखर सम्मेलन को बारी बारी से भारत और रूस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान रखें कि पहली बार मतलब रूस के साथ 2+2 वार्ता होने जा रही है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें। और आप PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह जारी की गई है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट्स 2021 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 ने जंगलों के प्रबंधन में देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.6 बिलियन लोग वनों पर निर्भर है। कितने? 1.6 बिलियन लोग वनों पर निर्भर हैं और यह वैश्विक जनसंख्या का लगभग 25% है। दुनिया में ग्रामीण क्षेत्र 40% से अधिक सवाना और जंगलों में रहते हैं। ठीक है। यह वैश्विक जनसंख्या का लगभग 20% है। लक्ष्य क्या रखे गए हैं इसके लिए? भारत जो है प्रति वर्ष 2 लाख, कितना? 2 लाख हेक्टेयर वृक्ष और वन आवरण को और बढ़ाएगा। ठीक है, यानी जोड़ेगा, यानी उसको इंक्रीज करेगा। वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र सामरिक योजना को स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। वर्ष 2017 से 30 के बीच, कितने? वर्ष 2017 से 30 के लिए लागू किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो 2030 तक दुनिया में वन क्षेत्र को कितना? 3% तक बढ़ाना है और 120 मिलियन हेक्टेयर भूमि को वन आवरण के अंतर्गत लाना है। यानी कुल मिलाकर इसका जो मेन उद्देश्य है वनों को बढ़ावा देना है। ठीक है। और इसको जारी कौन करता है? ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र संघ। आपको ये याद रखना है कि जारी कौन करता है। ठीक है, आपके एग्जाम्स में यही पूछा जाएगा कि जारी इसको कौन करता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन आपको पूरी डिटेल से बताया गया है। आप इसका PDF ज़रूर डाउनलोड करके रखें और बार बार वीडियो को देखकर रिवीजन करें। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखा करें, कोई भी वीडियो है, ताकि आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हो। ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पर, जब तक के लिए थैंक यू।